अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे माताओं, बहनों, बेटियों की इतनी सेवा करने का अवसर मिला है। मोदी जी ने हम लोग को नारी शक्ति को इतना प्रोत्साहित किया और यहाँ से बड़े और छोटे से शहरों से भी लोग लड़कियां आई हुई हैं। India is disrespectful to its women and does not give them anywhere near the empowerment that is their right. इक्कीसवीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। माय आइडिया ऑफ इंडिया, नारी तू नारायणी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में माता के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका सार है कि जाति जन सभी वस्तुओं का मूल कारण जो देवी हैं, सभी प्राणियों का मूल कारण है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर आपके साथ और पॉलिटिकल कॉरिडोर के नारी शक्ति स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। देवी शक्ति और मातृशक्ति की उपासना के लिए ये 9 दिन बेहद पवित्र माने जाते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के जरिए हम माता से अलग अलग गुणों का आशीर्वाद भी मांगते हैं और माँ अलग अलग गुणों की ऊर्जा का हम सभी से संचार करती है। पूरे विश्व में मातृशक्ति की लगातार 9 दिनों तक ऐसी उपासना का पर्व आपने कहीं नहीं देखा होगा। नवरात्र का ये पर्व हमें बताता है कि मातृशक्ति और महिलाओं को लेकर भारत की परंपराएं क्या रही हैं, भारत की मान्यताएं क्या रही हैं, सोच क्या रही है और भारत की संस्कृति क्या रही है। महिलाओं के प्रति सम्मान की ये भावना पूरी दुनिया भारत से सीख सकती है। सच तो ये है कि महिला सशक्तिकरण में भारत पूरी दुनिया का पथ प्रदर्शक रहा है। नारी में नारायणी देखने वाला भारत, महिलाओं को शक्ति के तौर पर पूजने वाला भारत में आज महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। सवाल यह है कि महिलाओं के प्रति भारत की संस्कृति इतनी स्वर्णिम होने के बाद भी आज भी महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने की ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? ये एक बेहद गंभीर सवाल है जो समाज से गंभीर चर्चा की उम्मीद करता है। क्या आज के भारत में महिलाएं सियासत की शक्ति हैं या सिर्फ वोट देने भर के लिए एक मोहरा? आजकल महिला सशक्तिकरण ट्रेंड कर रहा है। बीते 1 दशक में देखेंगे तो पूरी दुनिया में महिलाओं को लेकर एक नव जागृति अभियान छिड़ा हुआ है। नए सिरे से महिला अधिकार, महिला सम्मान और महिला हिस्सेदारी पर चर्चा की जा रही है। पहली बार समाज महिलाओं को ईमानदारी से हक देने की बात भी कर रहा है। राजनीति में उनकी भागीदारी की बात की जा रही है। राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका पर गौर किया जा रहा है और जोर भी दिया जा रहा है। आज़ादी के 76 साल के बाद नारी शक्ति वंदन कानून के जरिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने की बात हो रही है।
और आरक्षण दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिहाज से ये एक शुभ शुरुआत है, पर क्या वाकई महिलाओं को बराबरी का हक और सम्मान देने में हम ईमानदार हैं, या सिर्फ सियासी नफा नुकसान के लिए महिला जन कल्याण का नारा दिया जा रहा है? क्या महिलाएं एक ऐसी ताकत बनकर, एक ऐसा वोट बैंक बनकर उभर रही हैं जिसने सारे नेताओं को, सारी पॉलिटिकल पार्टी को उनके बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर किया है, नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर रही है? क्योंकि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब महिलाएं कहेंगी सिंहासन खाली करो कि महिलाएं आती हैं। ना हिंदू ना मुसलमान, अब महिलाओं का जन कल्याण, क्या यही सियासत का नया नारा है, सियासत का नया सच है? मतलब सत्ता से पहले शक्ति का आशीर्वाद चाहिए, माता का आशीर्वाद चाहिए। अब नारी सशक्तिकरण देश का नया नैरेटिव बन गया है। नाउ दिस इज द न्यू नॉर्मल, यानी जिसके साथ मां का आशीर्वाद होगा अब सरकार भी उसी की बनेगी। आपको अंग्रेजों की वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी याद होगी। आज भी सियासत में उस पॉलिसी का इस्तेमाल होता देखा गया है। कम ज्यादा हर पार्टी इसका इस्तेमाल करती रही। पहले धर्म के नाम पर इसका इस्तेमाल किया गया, फिर सियासी मौसम बदला तो जाति के आधार पर इसका इस्तेमाल किया गया। अब एक नया सीजन आ चुका है और यहाँ जेंडर के आधार पर निकलकर आई एक नई टेरिटरी, यानी महिला टेरिटरी को फतेह करने की कोशिश की जा रही है। ये वो नई टेरिटरी है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी जीतना चाहती है, और इस नई टेरिटरी को जीतने की कोशिश में सबसे आगे चल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने 2014 में अपनी सरकार बनते ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। महिलाओं के लिए नीति और नीयत के मामले में मोदी सरकार के खेमे से आती खबर सबसे ज्यादा क्रांतिकारी होती है। मोदी सरकार की योजनाओं का डायरेक्ट इम्पैक्ट महिलाओं के जीवन में देखने को मिल रहा है और महिलाएं महसूस भी कर रही हैं। और यही वो वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिला कल्याण का ब्रांड एम्बेसडर कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी किसी भी योजना को लागू करने से पहले जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसमें महिला वाला जो कीवर्ड है जरूर शामिल होता है। प्रधानमंत्री मोदी की कुछ ओवर द टॉप योजनाओं को देख लेते हैं। इन योजनाओं से महिलाओं के जीवन में कितना ड्रास्टिक चेंज आया है, उनके जीवन में कितना बदलाव देखा गया है, उसे समझिए। कच्चे चूल्हे पर जो महिलाएं धुएं के बीच खाना पकाती थी, उन्हें उज्ज्वला योजना के जरिए मुफ्त सिलेंडर दिए गए। इस योजना से अब तक 10 करोड़ के करीब सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। 3 तलाक के खिलाफ सरकार कानून लेकर आई है। 2018 में सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना पुरुष के हज यात्रा के जाने की अनुमति दिलाई। 2019 में पहली बार एनडीए में महिलाओं के प्रवेश का फैसला किया गया। 2019 में भारतीय सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन की घोषणा की गई। 2016 से महिलाओं को दी जाने वाली मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तमाम अभियान शामिल हैं। और अब अगले साल की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री एक बार फिर तैयार हैं महिलाओं के लिए सबसे क्रांतिकारी योजना के साथ। ये महिला कल्याण के रास्ते में मोदी सरकार का सबसे शानदार प्लान बताया जा रहा है। दरअसल 2024-25 के लिए बजट बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिला कल्याण के लिए 30% बजट बढ़ाने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार। महिलाओं के लिए बजट राशि 2.23 लाख करोड़ पहुंचा दी गई है। मोदी सरकार बजट में जहां महिलाओं के लिए 30% का इजाफा करने जा रही है, तो वहीं महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% का आरक्षण भी दे दिया गया है। ये 30 और 33% पीएम मोदी की योजनाओं में इस वक्त टॉप ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए, नारी शक्ति वंदन कानून के
लागू होते ही यूएन ने भी अपनी एक रिपोर्ट को साझा किया और उसमें उसका जिक्र भी किया। अब आपको वो रिपोर्ट बता देते हैं। रिपोर्ट ये कहती है कि जब यह आरक्षण लागू हो रहा था, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। UN report on women reservation bill. Indian legislatures passed the first legislation considered in the country's new parliament building, the Women Reservation Bill 2023. वो ये कहती है कि at the time of bill passage, about 14% of Lok Sabha legislatures were women, while that represents India's highest proportion since its independence. It was far below the global average of 26.5%. In short, UN की रिपोर्ट ये कहती है कि जिस समय ये बिल पारित किया जा रहा था तो लोकसभा में 14% महिलाएं थी, 14% महिलाएं केवल, और ये ग्लोबल एवरेज का भी, ग्लोबल एवरेज 26.5% है, उससे काफ़ी कम है। ऐसे में अभी कितना काम करना बाकी है, कितनी दूर जाना बाकी है अगर हम इस रिपोर्ट को समझें तो। अब एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है मोदी कैबिनेट की, और गौर करने वाली बात यह है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियोज होते हैं कैबिनेट में, मंत्रालय होते हैं, जहां पर एक समय ये माना जाता था कि ये इतने जिम्मेदारी वाले हैं या इतने बड़े मंत्रालय हैं, बड़े फैसले लेने हैं, जो पुरुषों का वर्चस्व जहां पर माना जाता था, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला को जगह दी, निर्मला सीतारमण। पहले उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया, बाद में उनको फिनेंस मिनिस्टर की जिम्मेदारी दी। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बजट पढ़े हैं। तो ये किस तरह का शिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कैबिनेट में फैसलों के माध्यम से लिया है। इतने बड़े मंत्रालय में महिला को जगह देना अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं महिलाओं को लेकर, वो दर्शाता है। विपक्ष ने उन पर बार बार हमला किया, बार बार इस्तीफे मांगने तक की बात कही, लेकिन मोदी कैबिनेट में उनकी जगह स्थिर बनी रही। प्रधानमंत्री मोदी की जो पॉलिसी मेकिंग के मिड में जहां महिलाएं हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं। यहाँ कांग्रेस की बात इसलिए क्योंकि ये देश की सबसे पुरानी और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पोस्टर बॉय राहुल गांधी ने समय समय पर महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाने की वकालत भी की है। तो वहीं कांग्रेस का इतिहास भी यही कहता है कि उन्होंने महिलाओं को आगे रखा है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे रखा, तरजीह दी, जगह दी, राजनीतिक जगह दी। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी, कांग्रेस पार्टी से ही आती थी। तो वहीं देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने ही दी। हालिया दौर की बात करें तो कांग्रेस की राष्ट्र महासचिव प्रियंका गांधी ने 2022 के यूपी चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए सीट कोटा क्रिएट कर सभी को चौंका दिया था। यह आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 40% टिकट महिलाओं को दे दिए थे। वहीं महिलाओं की स्थिति को लेकर कांग्रेस का जो लेटेस्ट टेक है कि महिलाओं को अब तक वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसका वो हकदार हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए। India is disrespectful to its women. And does not give them anywhere near the empowerment that is their right. The treatment of our women, the empowerment of our women is the most important factor in taking India forward and making it harmonious. तो ये थे राहुल गांधी। अब सेंटर की पिच से आते हैं राज्यों की पिच पर। देश के 5 राज्य इस साल यानी 2023 में 24 के रिहर्सल कर रहे हैं। इन राज्यों में भी महिला फैक्टर मेन स्ट्रीम में है। इन राज्यों में महिलाओं की ताकत का अंदाजा उनकी संख्या से लगा सकते हैं। आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। राजस्थान में महिलाओं की संख्या कितनी है और कितने वोटर्स हैं? महिलाओं की संख्या है 3,29,97,440 और इनमें वोटर्स कितने हैं? लगभग 2.5 करोड़, 2.51 करोड़। मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या है 3,50,14,503, तो वोटर्स भी 2.5 करोड़ के आसपास, 2.4 करोड़ वोटर्स हैं। छत्तीसगढ़ में महिलाओं की संख्या है
27,12,303। तो वोटर हैं 1,02,40,000 वोटर्स। तेलंगाना में महिलाओं की संख्या भी लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है। तो वहीं वोटर कितने हैं? तो 1,52,00,000 वोटर्स यहाँ पर हैं। मिजोरम में महिलाओं की संख्या 5,38,675 है, तो वोटर्स हैं 4,31,000। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। तेलंगाना में इनकी संख्या पुरुष वोटर्स के बराबर है। पिछले कुछ वर्षों में महिलाएं एक जरूरी वोट बैंक के रूप में उभरी हैं और इसमें कुछ चौंकाने वाले फिगर्स भी आपको दिखा देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 0.17% ज्यादा था। लेकिन 2018 में हुए स्टेट इलेक्शन में मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी 5 राज्यों में महिलाओं का मतदान पुरुषों की तुलना में 1 से 2.5% ज्यादा रहा। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले। अगर टोटल मिला के देखें तो 67.01% पुरुष मतदाताओं ने वोट किया, जबकि महिला वोटर्स ने 67.18% वोट किया। बीते एक दशक में देखा गया है कि महिला वोट बैंक का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। यही वजह है कि ये तमाम चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 29% महिला वोट पड़े थे, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 36% महिला वोट बैंक। आप देखिए शिफ्ट, पहले 29 फिर 36, और यहाँ पर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत भी आपको बताते हैं। तो महिला ने कितने वोट बीजेपी को डाले? 46% वोट। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो राजस्थान में जो इलेक्शन कमीशन ने महिला वोटर्स की लिस्ट को अपडेट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट पर जो ये आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। इसमें महिला वोटर्स की संख्या में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। और राजस्थान में जो 200 विधानसभा क्षेत्र वाली जो ये स्टेट है, जो ये राज्य है, यहाँ पर 19,89,162 नए मतदाता जुड़े हैं। यानी लगभग 20 लाख के आसपास नई महिलाएं वोटर्स राजस्थान में जुड़ी हैं इस चुनाव में। तो आप देख सकते हैं यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनका जो नैरेटिव है वो लगातार महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से 7,161 ज़्यादा है। तो वहीं बीते चुनाव में पुरुष वोटर्स की संख्या लगभग 8,400 ज़्यादा रही है। अब मध्य प्रदेश में भी यह आंकड़ा आपको बता देते हैं, यह आंकड़ा बड़ा है। 2013 में 70% महिलाओं ने वोट किया, तो वहीं 2018 में 74% महिलाओं ने वोट किया है, और ये वोटिंग परसेंट हमेशा बढ़ता रहा है। अब इस संख्या बल के लिए इन राज्यों की सरकारों ने क्या कुछ किया, मतलब कि उनकी पॉलिसीज़ को लेकर, मैनिफेस्टो से लेकर जो मैनिफेस्टो के मेन्यू में क्या कुछ बदला है, उसको भी आपको बता देते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जिन 4 वर्गों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है, उनमें से एक है महिला वर्ग, सबसे बड़ा वर्ग। ऐसे में अशोक गहलोत की योजनाओं को अगर समझें, अशोक गहलोत की योजनाओं के सेंटर में महिलाएं ही दिखती हैं। उनकी कुछ योजनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में रोडवेज की बसों में महिलाओं को आधा किराया से वो ट्रैवल कर सकेंगे। एकल नारी पेंशन, महिलाओं के लिए 1,000 रुपये पेंशन, और 4 साल में एक बड़ा आंकड़ा है जो महिलाओं को पेंशन के रूप में दे दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की BPL बालिकाओं के लिए विवाह पर 31,000 रुपये और बाकी सभी वर्गों को 21,000 रुपये, बालिका के 10वीं पास होने पर भी 10,000 रुपये, और ग्रेजुएट अगर आप हो गए तो 20,000 रुपये, और उसके अतिरिक्त और मदद दी जाएगी। तो तमाम ये जो योजनाएं हैं, ये महिला, कन्या, बच्चियों, उनके एजुकेशन उस पर है। और एक और ख़ास बात, इस बार महिलाओं को मोबाइल फ़ोन्स दिए गए हैं और नई महिला नीति भी लागू की है। अब आपको उनका आंकड़ा बता देते हैं कि राजस्थान के 1,35,00,000 परिवारों की महिलाएं जो मुखिया के तौर पर हैं, उनको स्मार्टफोन दिया जा रहा है।
इंदिरा महिला शक्ति, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो यहाँ पर महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाना और इन शॉर्ट महिला वोट बैंक पर सेंधमारी करना या उन पर कंट्रोल करना, ये तमाम आपको योजनाओं में देखने को मिलेगा। अब आपको अशोक गहलोत की एक हालिया पीसी का एक वाक्य दिखाते हैं, जहां वो अपना एक किस्सा साझा कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि एक वृद्ध महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और हार्ट ट्रांसप्लांट में उनको 1 रुपया नहीं देना पड़ा। अशोक गहलोत की चिरंजीवी योजना के चलते वहां पर उस महिला को 1 रुपया नहीं देना पड़ा और उन्होंने आशीर्वाद में उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। तो ये किस्सा वो यहाँ पर साझा कर रहे हैं। सोशल मीडिया में देखा भी होगा शायद कुछ लोगों ने, वो लेडी बोल रही है जब मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ फ्री के अंदर, हमारे वहाँ घुटने, हार्ट, लीवर, किडनी सब फ्री हो रहा है। हार्ट मतलब सब कुछ फ्री है राजस्थान, कोई सोच नहीं सकता। वो माहौल है राजस्थान के अंदर इलाज का, कोई सोच भी नहीं सकता, फ्री इलाज है। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। यहाँ शिवराज सरकार ने भी महिलाओं को केंद्र में रखते हुए योजनाएं बनाई और आपने तस्वीरें भी कई देखी होंगी शिवराज सिंह चौहान की, जहां वो महिलाओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी वो पैर छूते हैं। उसमें सबसे ज्यादा नाम आपने सुना होगा लाडली बहन योजना, और इसमें मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना है, जिसके तहत राज्य में महिलाओं को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जहां सरकार की तरफ से कन्याओं की शादी करवाई जाती है। लाडली लक्ष्मी योजना है, बेटी के जन्म के समय और अगले 5 साल तक सरकार 6,000 रुपये प्रति वर्ष जमा कराती है। लाडली बहन योजना, जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, उनको 1250 रुपये दिए जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में शिवराज सरकार ने आरक्षण में 30% को उनको बढ़ाकर 35% भी कर दिया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं को हर साल 1500 रुपये दिए जाने की गारंटी दे दी। तो वहीं गृहिणियों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का वादा भी किया। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी जो पूरी गारंटी स्कीम है, मैनिफेस्टो है, योजनाएं हैं, वो भी इसी इर्द गिर्द है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले शक्ति स्वरूपा योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत हर साल महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने यानी सशक्त बनाने या हायर एजुकेशन के लिए आर्थिक मदद की बात कही। फिर आती है बिहान योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका सृजन के लिए महिला समूह को ट्रेनिंग दी जा रही है, सशक्त बनाया जा रहा है। वहीं तेलंगाना की बात कर लेते हैं। इन्हीं 5 राज्यों में चुनाव है। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। तेलंगाना सरकार में भी महिलाओं को केंद्र में रखते हुए सौभाग्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की और इसके तहत महिला को 3,000 रुपये का मासिक मानदेय प्रदान करने का वादा किया है। विपक्ष की कांग्रेस सरकार ने क्या किया? उन्होंने भी तेलंगाना में चुनाव से पहले चुनावी गारंटी की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने कहा कि वो महालक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। सब कुछ महिलाओं के इर्द गिर्द। 500 रुपये में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर रिफिल की पेशकश की और राज्य सड़क परिवहन निगम में बसों में महिलाओं की मुफ्त टिकट दी जाएगी। तो आखिर में बात करते हैं मिजोरम की। तो यहाँ महिलाओं की स्थिति राजनीतिक लिहाज से बिल्कुल ठीक नजर नहीं आती। इस राज्य में महिला विधायक की जो संख्या है वो 0 है। यहाँ तो सबसे पहले ज़रूरत है कि महिलाओं को कंसिडर किया जाए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर दर्जा दिया जाए, पॉलिटिकली उनको इन्वॉल्व किया जाए, भागीदारी दी जाए। दरअसल मिजोरम में महिलाओं को टिकट देने से हर पार्टी बचती नजर आती है। यहाँ पेट्रियार्की अभी भी हावी नजर आती है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को राजनीतिक लिहाज से जगह मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो पॉलिटिकल सर्कल में यही मानना है कि मिजोरम में तो सबसे पहले महिला उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारना सबसे ज्यादा जरूरी फिलहाल है।
महिलाओं की संख्या बल की ताकत से लेकर उनके लिए सरकार की चिंताओं को आपने देखा। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सरकार बनाने में जो वर्ग सबसे बड़ा रोल निभा रहा है वही सरकार में काफी कम नजर आ रहा है। भारत की पॉलिसी मेकिंग में महिलाएं कहां हैं वो आपको बताएंगे। आपको भारत की सदन की एक तस्वीर दिखाते हैं। देश के सदनों में महिलाओं की मौजूदगी अब लोकसभा में 78 यानी 15% महिलाएं, राज्यसभा में 13% महिलाएं। लोकसभा में कुल 78 महिलाएं सांसद हैं। अब अगर राज्यों के लिहाज से देखें तो पश्चिम बंगाल से 12 हैं, वहीं उत्तर प्रदेश से 11 हैं, महाराष्ट्र से 8 हैं, तो उड़ीसा में 6, गुजरात में 6 हैं, आंध्र प्रदेश में 4 हैं, मध्य प्रदेश में 4 हैं और छत्तीसगढ़ से 4 हैं। छत्तीसगढ़ से 3 हैं, बिहार से 3 हैं, राजस्थान से भी 3 महिलाएं सांसद हैं और तमिलनाडु से भी 3 महिलाएं सांसद हैं। बाकी कई राज्यों में 1 हैं या 2 हैं। कुल मिलाकर महिलाएं सरकार तो बनाती हैं, पर अभी भी महिलाओं को राजनीति में सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा। सियासत में महिलाओं के साथ इस भेदभाव को खत्म करने में आखिर कितना समय और लगेगा, आखिर कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। यूएन की एक रिपोर्ट का आपसे जिक्र करती हूँ, उस पर गौर करना जरूरी है क्योंकि समय की बात हो रही है कि कितना और समय लगेगा। यूएन रिपोर्ट ऑन विमेन लीडरशिप एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी महिलाओं का राजनीतिक जो हिस्सेदारी है उस पर एक ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहती है कि विमेन इक्वल पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ आर एसेंशियल फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं और सरकार कहती है कि 2030 तक हमें वो गोल अचीव करना है। अब बात है कि इसमें कितना समय लगेगा। डेटा शोज दैट विमेन आर अंडर रिप्रेजेंटेटेड at all levels of decision making worldwide and that achieving gender parity in political life is far off. कुल मिलाकर 130 साल लगेंगे। ये पूरी रिपोर्ट ये कहती है कि अगर ऐसे ही इसी पेस पे सब कुछ चलता रहा तो जो जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, हम भागीदारी की बात कर रहे हैं, उसमें 130 साल का वक्त लगेगा। तो क्या महिलाओं को अपना हक पाने के लिए अभी और 130 साल का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर भारत महिला क्रांति की मशाल थामकर पूरी दुनिया की अगुवाई करेगा और बताएगा कि नारी तू नारायणी के सूत्र वाक्य में हम सिर्फ यकीन ही नहीं करते बल्कि इस पर चलकर भी दिखाते हैं। और हाँ, अगर भारत को सही मायने में विश्व गुरु बनना है तो बगैर महिलाओं की शक्ति के ये संभव नहीं। पॉलिटिकल कॉरिडोर में आज इतना ही।